नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जो अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, वो तकनीकी खामियों के कारण एक दो प्रश्न उसमें छूट गए थे और उसी से आगे हम चर्चा करेंगे। आज जो प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ से हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले भाग में हम अनेक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ तकनीकी खामियां आने के कारण उस भाग में यह पूरा नहीं हो पाया। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए भी अनेक वीडियो हैं। आप एक बार ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में आइए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एनसीईआरटी से संबंधित चर्चाएं और अन्य प्रकार के वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे भी संबंधित हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, या नहीं चौथा प्रश्न जो है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया में आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश पहचान वाली निर्जातियां समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। 18वीं शताब्दी से पहले जो ब्रितानी द्वीप समूह था, उसमें अंग्रेज है, वेल्स है, स्कॉट है, स्कॉटलैंड या नहीं आयरिश है, स्कॉटलैंड या आयरिशलैंड कह सकते हैं, आयरलैंड। तो ये सब अलग अलग निर्जाति समूह वाले थे और जिनकी अपनी क्या थी, एक विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान थी या परंपराएं थी। नंबर 2, इसमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूहों के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। नंबर 3, 1628 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। 1628 की क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। नंबर 4 आप देखें, यहाँ पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नंबर 5, स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं की योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया, जैसे इस स्कॉटिश हाइलेट्स के वासियों को उनकी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों ने अपना देश छोड़ दिया और अन्य जगहों पर क्या हो गए, जाना पड़ा या बस गए। नंबर 6, आयरलैंड में भी ऐसा ही किया गया, जहां अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया और आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्ट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टों की मदद करके कैथोलिकों को यहाँ पर दबाया। उसके बाद नंबर 7 आप देख सकते हैं कि 1798 में वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग मान लिया गया। उसके बाद नंबर 8, ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण करके राष्ट्रीय प्रतीकों यूनियन जैक, ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव और नोबल किंग राष्ट्रीय गीत यानी ही राष्ट्रीय गान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। इस तरीके से जो ब्रिटेन था
वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन जो एक राष्ट्र बना, इस तरीके से वहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जाति भिन्नताएं थी। नंबर 2, इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोविया, सर्बिया, मांटीनिग्रो आदि देश थे जहाँ पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। और नंबर 3, तुर्कों ने इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। तुर्कों और ईसाई प्रजातियों के बीच जब मतभेद हुआ तो यहाँ पर हालत क्या हो गए? भयंकर हो गए। नंबर 4, जब स्लाव राष्ट्रीय समूह में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। नंबर 5, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियार की होड़ लग गई। इसने स्थिति और भी गंभीर कर दिया या बना दिया। नंबर 6, यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उसका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इन क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इस प्रकार से ये चर्चा थी। आइए देखें परियोजना कार्य यहाँ पर अंत में दिया गया है कि यूरोप के बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। 1 या 2 देशों के विषय में ऐसे तस्वीर, पोस्टर्स और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से कैसे भिन्न हैं? ये उत्तर देखें। ये सभी चित्र भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक थे। आप यहाँ पर देखेंगे चित्र नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पर चित्र है, और चित्र नंबर 2 भारत माता का चित्र है। इसके विषय में हम देखेंगे यहाँ पर जो उस समय भारत माता का चित्र बना था कुछ इस प्रकार से बना था। आइए देखें यहाँ पर कि इनके विषय में हम क्या लिख सकते हैं। चित्र 1, तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों के साथ मध्य में खड़ा किया गया है, यानी धार्मिक एकता या जुड़ाव को दर्शाया गया है, न कि अलग अलग किया गया है। नंबर 2, चित्र 2 में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जर्मेनिका की तरह केवल वीरता के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। चित्र नंबर 3 में नेहरू जी को भारत माता व भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों द्वारा लोगों की भावनाओं को ही जागृत न किया जाए, बल्कि इन भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए उसके लिए हर प्रकार के बलिदान देने के लिए भी तैयार किया जाए। नंबर 4, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 3 के रूपकों यहाँ पर देखिए आप लोग। जो चित्र नंबर 3 और 4 हैं, यहाँ पर नेहरू जी हैं। नेहरू जी किस प्रकार से भारत माता की जो ये फोटो है, यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर भारत माता का फोटो है, पहले से भिन्न है, हृदय से लगाए हुए हैं। ये 3 और 4 चित्र थे। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी। नंबर 4, चित्र 1 और 3 के रूपकों की बजाय लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी ओर आकर्षित हो और उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागे। ये नेता जननेता थे जिन्हें आम जनता अपना आदर्श मानती थी। नंबर 5, चित्र 4 में भारत माता को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। इसमें दुर्गा के रूप को महत्व दिया गया है। उसके हाथ में त्रिशूल है जिस पर तिरंगा लहरा रहा है, और ये स्वयं शेर तथा हाथी के मध्य में खड़ी है जो कि शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। यह
चित्र यूरोपीय प्रतीकों से भिन्न है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता के गुणों को आधार बनाकर विजय प्राप्त करने की कामना की गई है। इस प्रकार से जो यूरोपीय चित्र थे उनसे उन्हीं से संबंधित या उन्हीं की तरह भारत में किस प्रकार से चित्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया गया, ये चीज़ हमने देखा। चित्र एक में बाल गंगाधर तिलक जी और भारत माता चित्र नंबर 2 पर, चित्र नंबर 3 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और फिर से भारत माता का चित्र यहाँ पर चित्र नंबर 4 में दिया गया है। दोस्तों, ये थी वो चर्चा जो हमारे अभ्यास प्रश्न कुछ तकनीकी खामियों के कारण पिछले भाग में छूट गए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।